आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। वीरेंद्र, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया सर। यस ठीक है सर। रिजल्ट का वेट चल रहा है? हाँ सर। ओके। हम 1-2 मिनट में शुरू करते हैं, ठीक है? लेट अदर्स बी एडेड। ठीक है, हम शुरू करते हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सचिन, गौरव, भावना। या सचिन, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है। देखो, अपना प्लान अभी जो मूव ऑन कर रहा है वो है एथिक्स और पॉलिटी बेस्ड पे, ठीक है? तो आप लोग मोस्टली लिख रहे हो। कुछ के साथ दिक्कत आ रही है कि सर हम एजेंडा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जॉब में है। ठीक है, यू हैव मैनी रीजंस क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन एक दो चीज़ों का ध्यान रखो कि मोस्टली जो सीपीपी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी जॉब में है। कुछ तो इवन ऐसी जॉब्स में है जो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, प्राइवेट सेक्टर्स में है, बैंकिंग में है, मार्केटिंग में है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक निकलते हैं, है ना? बाकी सभी जॉब में है, कुछ अलाइड सर्विसेज में है, कुछ सेंट्रल सर्विसेज में है। ठीक है, तो ऐसा कोई है नहीं कि जो मतलब मोस्टली जॉब में है। तो ये तो आप छोड़ दो कि क्या है इससे रीजन। आई थिंक हमारे साथ श्रेष्ठ सर भी हैं। श्रेष्ठ सर, हेलो हेलो एवरीवन। सर। हेलो, कैसे हो आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस सर। श्रेष्ठ सर आप थोड़ा पढ़ाई कैसी चल रही है इनिशियल आप कर लोगों लो। की? श्रेष्ठ सर आप इनिशियल कर लो, फिर बाद में इसके बाद में हम एथिक्स का जो आज का डिस्कशन है वो करते हैं, ठीक है? आप लोग ओके ओके रोहित कंटिन्यू सर, करें। ओके ओके रोहित सर। अच्छा, मैं थोड़ा इसलिए आप लोगों से बात करना चाह रहा था। मैं करंटली तो अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ आरपीआई में। तो मैंने देखा कुछ लोग अभी आंसर्स लिख नहीं रहे हैं। इवन प्रोग्राम के साथ ज्वाइन होने के बाद भी लोग लिख नहीं रहे हैं। तो मतलब ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमें ये मान के चलो कि यहाँ पे जैसे मैं आरपीआई में भी देख रहा हूँ, लोग तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जाम्स की। और अपना फरवरी में प्रीलिम्स है अभी। तो आप ये मान के चलो कि लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। जब तक हम राइटिंग जो हमारा स्किल्स है उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे सिलेक्शन के चांसेस इतने बढ़ेंगे नहीं, उतना अच्छे इम्प्रूव होंगे नहीं। तो हमें स्किल्स पे बहुत वर्क करना है, राइटिंग स्किल्स पे। और ये इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब हम डे टू डे बेसिस पे आंसर राइटिंग करें। ठीक है। और टाइम, जहां तक रही टाइम की बात, तो अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो एक क्वेश्चन को लिखने में 8 से 10 मिनट से ज्यादा लगते नहीं है।
तो ये जो एक्सरसाइज हम देते हैं, ये एक्सरसाइज इतनी भी लेंथी नहीं होती, जिसके लिए टाइम एक क्रंच है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ लें, उसके बाद वो कॉपी किताब बंद करके एक बार आंसर राइटिंग कर लें अपने हिसाब से। तो आंसर राइटिंग में कंटेंट के अलावा भी कई सारे स्किल्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग हो गई, इंट्रो लिखना, कंक्लूजन लिखना। एटलीस्ट ये चीज तो आपकी इंप्रूव होगी कि कंटेंट तो क्या है, रिवीजन बेस है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे कंटेंट, उतना अच्छा होता जाएगा। बट जो आंसर के अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन कह लो, या फिर स्ट्रक्चर कह लो, या फिर अच्छे कंक्लूजन लिखना हो गया, या फिर इंट्रोडक्शन लिखना हो गया, ये तभी अच्छे हो पाएंगे जब आपने कम से कम बहुत अच्छे लेवल पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रखी हो। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो है ना, तो एक घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता किसी के 24 आवर्स में। जॉब के साथ तैयारी करने में नो डाउट प्रेशर आता है, बट यही तो चैलेंज है। अगर आप ये बेटर कर पाए तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि 24 आवर्स तो सबको ही दे रखे हैं, हर एस्पिरेंट को दे रखे हैं। और मैं ये क्लीशे चीज हो जाएगी अगर मैं कहूंगा कि जो सिलेक्शन है, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई भी मेंटर या कोचिंग या फिर कोई भी इवन आरपीएस से भी आपकी मदद नहीं कर सकती कि टाइम का कंस्ट्रेंटर आप नहीं निकाल पा रहे समय को। आप संडे को निकालिए, सैटरडे को निकालिए, जैसे भी 1 घंटा आप निकालिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। तो कैसे भी करके आपको 1-2 घंटा तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना ही है इफ यू वांट टू गेट ए गुड रैंक। तीसरी चीज क्या होती है कि हम आरएस में क्या करते हैं कि अभी जैसे पिछली बार की कट ऑफ जैसे 100 मार्क्स चली गई, तो लोगों को लग रहा है कि एक फोबिया हो गया कि प्री में ही नहीं होगा तो क्या होगा। सपोज करो प्री केवल एक एडमिट कार्ड है मेंस के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्रीलिम्स आपका निकलना हो तो निकल जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन हमें तो फोकस करना है मेन एम पे, दैट इज आवर मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो मेंस और इंटरव्यू में जब तक फोकस नहीं करेंगे और हमारा उसको फाइनल एक गोल की तरह नहीं रखेंगे, सिलेक्शन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चाहे फिर आप 130 नंबर लिया हो या 140 नंबर लिया हो प्री में, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो फरवरी तक समय दिया है आरपीएससी ने, कोशिश हम करते हैं नवंबर तक आप सीपीपी के साथ जुड़े रहें, आप मोटिवेटेड रहें, आप डेली आंसर राइटिंग करते रहें, और भी हम पे बिलीव रखें, क्योंकि हमने इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, हमने इस प्रोसेस के थ्रू एग्जाम निकाला है। तो हम पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपका मतलब आपकी जो जर्नी है थोड़ी सी ईज आउट हो जाएगी। मेहनत तो ऑफकोर्स आपको करनी पड़ेगी, पर हम एटलीस्ट हमको आपको इंश्योर करते हैं कि आपका डेफिनेट आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको 3 या 4 महीने में। हम ये भी नहीं कहते कि सडन इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन आंसर राइटिंग ऐसी चीज ही है जिसमें समय लगता है आंसर मतलब इम्प्रूवमेंट दिखने में। रही दूसरी बात छोटे सब्जेक्ट्स और GS4, ठीक है, तो छोटे सब्जेक्ट्स और एथिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हम पहले फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फरवरी में आरपीएससी ने डेट दे दी है। अब लोग जनरली क्या करेंगे, एस्पिरेंट्स जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में कॉमन है वही टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप एक बात समझिए कि फरवरी में आपने जैसे ही प्री दिया 20 दिन में रिजल्ट दे देंगे, तो मार्च में अगर रिजल्ट आ जाता है तो मई या जून में आपका मेंस हो जाएगा। उस 2-3 महीने में 8 टॉपिक्स तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप जितना हो सके एक बार एटलीस्ट इंश्योर कर लें कि एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए इजी रहेगा उस 3 महीने में उस चीज को कवर करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन किसी को रिगार्डिंग मतलब प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ फिर? हाँ, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ फिर? प्रीलिम्स का तो सर ये है कि प्रीलिम्स तो मतलब आपको स्ट्रेटेजी से ही निकालना पड़ेगा। लास्ट के 45-50 डेज में आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा। अभी पढ़ने से भी कोई गारंटी नहीं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स में आपको वही स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर्स और बेसिक्स बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो लास्ट 60 नवंबर तक अगर हम दे रहे हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो मतलब वो बहुत होगा कि आपको 60 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। आप किसी से भी पता कर सकते हैं 60 डेज में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और हम आपको गाइड जरूर करेंगे उसमें। जैसे पिछली बार हमने पंचामृत अप्रोच रखी थी, ऐसी अप्रोच को आप फॉलो करेंगे
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे और मैथ्स रीजनिंग पे स्पेशली वर्क करेंगे और सिली मिस्टेक अवॉइड करेंगे। अब हुआ क्या, कई बार पिछली बार हमारे कई अच्छे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका जस्ट एक ये रीजन था कि सिली मिस्टेक्स बहुत हुई थी। वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम फॉर्मेट में मतलब टेस्ट देने की कोशिश करें और वो जो सिली मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करें। जैसे हो जाती है ना कि एक ही जगह बी भरिया है, पिछली बार 5 ऑप्शन था, नन ऑफ द मतलब वो 5 में करना था, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, कईयों के वो रह गए, कईयों को ए भरना था सी भर दिया, तो काफी ज्यादा लोगों को लगा कि मतलब वो इशू आया था। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसके बाद हम कंटेंट के बेसिस पे 60 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं तैयारी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। आप ट्रस्ट करिए, यही सही स्ट्रेटेजी है एग्जाम को निकालने की। हाँ, अगर प्री की निकालने की स्ट्रेटेजी है तो वो तो फिर उसमें तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, केवल प्री फोकस्ड होकर करें, क्योंकि हम तो सिलेक्शन के भूखे हैं, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो जितना ज्यादा सिलेक्शन हो उतना हमें फायदा है और हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो बढ़िया लगेगा ही अगर आपका सिलेक्शन होगा। ये है। अच्छा, इसमें इसमें एक पॉइंट और है सर कि जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स लिख रहे हैं इस बार, जिन्होंने इस बार मेंस नहीं लिखा, आप ये मान के चलो आरएएस यदि दोबारा हो रहा है ना, तो आप तो पहले ही डिसएडवांटेज उसमें पहुंच गए हो, क्योंकि जिन्होंने अभी मेंस लिखा है वो पिछले 4-5 महीने में स्पेसिफिकली उन्होंने मेंस की तैयारी की है, तो वो आपसे स्टार्ट ले चुके हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी उनके पास में स्टार्ट है। नहीं, मैं तो आपको एक सिनेरियो बताऊं ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, मतलब जिनकी रैंक 30 है, 35 है, 36 है, 31 है, मतलब वो रैंक वालों ने भी इस बार आरएस दिया है और वो इस बार भी अपीयर होने की कह रहे हैं कि उनको आरएस फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए था, तो आरएस भरेंगे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग मतलब अभी भी उस मोड में हैं। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं बन सकती, किसी की नहीं बन सकती, पर वो मेथोडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है, तो वो हर बार एग्जाम निकाल रहे हैं, वो क्रैक कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कंपटीशन उनसे है। अब उस कंपटीशन में उनको बीट करने के लिए एटलीस्ट आपको आंसर राइटिंग स्किल्स उनके लेवल की तो चाहिए कम से कम। नहीं है तो एक एवरेज से अबव एवरेज आपको चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कंपटीशन है तो उनको बीट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बाय हुक और क्रुक अपन को करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को वो टाइम यूटिलाइजेशन और वो हमें करना पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार एग्जाम हो रहे हैं, पहले क्या होता था आरएस में 2-2 3-3 साल का गैप हो जाता था, तो जो लोग पहले अटेम्प्ट में अच्छी तैयारी सिलेक्शन ले लेते थे, वो कहीं ना कहीं जॉब में जाके कहीं ना कहीं सेटल हो जाते थे। जो सेटल होने के बाद होता है क्या है कि अधिकतर लोगों का मन हो जाता है कि नहीं, अब आगे तैयारी नहीं करते, तो कंपटीशन थोड़ा रिलेटिवली ईज आउट हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, लगातार आरएस एग्जाम हुआ, अभी ओटीएस में तैयारी करते वक्त उन्होंने मेंस लिखा, अब दोबारा अपीयर हो जाएंगे फरवरी में, फिर अगले साल फिर अपीयर हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल बन गया है। तो वो लोग मतलब 300-400 एटलीस्ट आप मान के चलो 500-600 का लॉट है, जो अच्छा लॉट है, ग्रीन है, वो दोबारा अपीयर होगा। तो कहीं ना कहीं आपको उनको बीट करना है। अब उनको बीट करने के लिए आपको अभी से थोड़ा सा प्रिपरेशन मोड में, और आपको ये है कि कोई भी टाइम को जाया नहीं करना है। तो जो हमने स्ट्रेटेजी तैयार करी है, आई थिंक ये वर्क करेगी, और आप जस्ट हम पे ट्रस्ट रखो, बस मैं तो इतना ही कहूंगा। सर हेलो जैसे अभी सर हेलो, हेलो सर, नमस्कार। समराइज की हाँ जी, कौन बोल रहा है? आशीष? हाँ जी सर। सॉरी हाँ सर, आशीष जी सॉरी। बताइए। हाँ आशीष जी सर बताइए। हम किसी जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से हम पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक, हम जैसे राज्यपाल पढ़ा। अब राज्यपाल हम्म। पढ़ने के बाद में जैसे हम जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन किस तरह से करें, उसके क्या शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर बाद में मतलब पूरी बुक्स ही दोबारा रिवाइज करें? हालांकि हम अंडरलाइन तो कर लेते हैं लेकिन हम्म। तब समराइज नहीं कर पाते सर उस चीज टॉपिक को। आपने पहले लक्ष्मीकांत पहली कितनी बार पढ़ ली, मतलब फर्स्ट टाइम है सर या सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट हाँ टाइम। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है, लक्ष्मीकांत को आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। उसका रीजन है कि हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज होती है ना, पॉलिटी पॉलिटी स्पेशली पॉलिटी का ये एस्पेक्ट है, लक्ष्मीकांत से बाहर ज्यादा कुछ आता नहीं है, राजस्थान पॉलिटी को अगर छोड़ दें तो। लेकिन उस पॉलिटी से मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन के लिए हमें 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपन शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो मतलब असली अप्रोच तो ये रहनी चाहिए। तो उसको दोबारा आपको पढ़ना जरूरी है, तो रिवाइज आप वहां पे करते रहे। जो आपने जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे राज्यपाल और प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल्स है,
उनकी ऑर्डिनेंस पावर में क्या डिफरेंस है सपोज करो, ठीक है, उनकी पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये पूछा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज मतलब उनका चयन कैसे होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है उसको आपने हाईलाइट करके रख लिया, हाईलाइट करके रख लिया, उसको बार बार पढ़ा आपने, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ अब कंटेंट तैयार है, अब आप ऐसी चीजों को अपने नोट्स में उतारो जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या हो गए, जैसे इंपॉर्टेंट हो गए अनुच्छेद, आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हो गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट्स जो चल रहे हैं कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई राज्यपाल के लिए कुछ एक जैसे एसआर बोमई केस वगैरह, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो हुए हैं भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, उसके बारे में चर्चा हो जाए, ठीक है, वो अपन ने लिख लिए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स अपन लिख सकते हैं, और वो शॉर्ट नोट्स शायद हम 1-2 क्लासेस में मैं कभी लूंगा तो बता भी दूंगा, या फिर रोहित सर भी कभी डिस्कस कर लेंगे तो हम बता देंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। मैंने अपने ग्रुप पे डाल भी रखे हैं मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, तो उस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी फॉर द टाइम सिंस आपने पहली बार पढ़ा है तो उसको अभी थोड़ा सा आराम से लो, 2-3 बार उसको पढ़ो कम से कम, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स उसमें सीखने को मिलेगी। जी हाँ जी। और कोई फ्यूचर ऑफिसर पूछना चाहे, आप उसे कुछ और भी चीजें पूछ सकते हो। मेरे को एकेडमी का भी, मैं अभी तो ट्रेनिंग वगैरह ले रहा हूँ, ओटीएस में तो ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले, रोहित सर के साथ हम ले चुके हैं, तो काफी मोटिवेटिंग रहता है, यहाँ पे आते हो तो फील होता है। तो आप भी इस चीज के लिए कोशिश करो, और मतलब ऐसी चीज नहीं है जो जिसके लिए कई बार आप मन में एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई नहीं हो सकता, वो वाला भाव मत लाना। यहाँ पे मतलब सब लोग मीडियम एक एवरेज आईक्यू के मतलब लोग आते हैं, बस एक मेहनत का एक एस्पेक्ट रहता है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सबका सिलेक्शन हो सकता है। कई लोग जो मन में एक नेगेटिव थॉट बना लेते हैं ना कि नहीं हो सकता, एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई एवरेज और लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं, सब लोग एक सेलेक्ट हो जाते हैं, बशर्ते उन्होंने मेहनत करी है, वो अपने साथ ऑनेस्ट रहे प्रिपरेशन के साथ, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो अपने आप उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। और पिछली बार अगर आप देखोगे हमारे प्रीवियस ईयर मतलब पढ़े भी होंगे चैनल्स पे, हमने जिस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए थे तो हमको कई लोग डाउट करते थे कि ऐसे क्यों, इतना टफ क्यों बनाते हैं आप क्वेश्चंस वगैरह, इतना एनालिटिकल क्यों बनाते हैं, ऐसे तो आते ही नहीं है, क्योंकि 2018 में और 21 में ऐसे क्वेश्चन नहीं है पूछे गए थे। तो हमने कहा था नहीं, आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए मतलब जरूरी है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे इतना टफ आपको प्रिपेयर कर देंगे तो आपके लिए वहाँ पे इजी लगेगा, और सेम इस बार ऐसा हुआ, एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी पूछे गए, और काफी लोगों ने कहा कि नहीं सर आपने जो अप्रोच बताई थी। तो मेरे पास भी फोन आते हैं रोहित सर के साथ, मतलब हमको फोन करते हैं जो है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें काफी मदद मिली वहाँ पे आंसर राइटिंग के। हेलो सर। हाँ, सर एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो हेलो, हाँ हाँ विश्वजीत बोलो। सर, जैसे मैं ये पूछना चाहता था सर, मेंस में सर जो आंसर चेकिंग का सर बेस क्या रहता है सर? सर जैसे कि सर कोई भी सर एनालिटिकल क्वेश्चन आया तो सर सबका डिफरेंट होगा सर आंसर, तो सर उसको किस बेस पे जज किया जाता है सर? थोड़ा सा सर आइडिया दे इसको तो। सुरेश सर आप बताएं। विश्वजीत आई थिंक सर नहीं है। देखो इसमें जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 2-3 चीज मेन पॉइंट वो हैं कि आपने एक तो उससे रिलेटेड जो पूछा गया है ना कंटेंट, आपने उसी पे बात की कि नहीं की। जो कंटेंट आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया, या कुछ आप दूसरी चीज बोल रहे हैं। हाँ जी दूसरा सर। पॉइंट होगा आप इसमें किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करके आए हैं। आपने जो लिखा है वो आप अपने आंसर को ढंग से दिखा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं एग्जामिनर को। ऐसा तो नहीं आपने लिख दिया, आपने एग्जाम्पल्स डाल दिए लेकिन वो एग्जामिनर उनको पढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो आपका अच्छा। प्रेजेंटेशन कैसा है आपके आंसर का। वो तीसरा, मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या चीज डिमांड करते हैं कि आप उसको थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू कमेटीज, थ्रू फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, इससे अपने आंसर को सपोर्ट दो, उससे आप अपने आंसर को बेस प्रोवाइड करो। तो यदि आपने वो एग्जांपल्स, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, कमेटीज
अदर डिस्कशंस, ये सब लिखा है आपने, आर्टिकल्स, अनुच्छेद, हाँ जी तो सर। आपको एक अच्छे नंबर उसमें मिल जाएंगे। अब एनालिटिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत, मतलब देयर कैन नॉट बी एनीथिंग जो बहुत ज्यादा मॉडल आंसर टाइप का होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनालिटिकल में हाँ हर जी टाइप के आंसर सही हो सकते हैं, बशर्ते आपने जो पूछा गया है वो लिखा है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम गलती करते हैं वो ये है कि जो पूछा गया है वो नहीं लिखते हैं। यदि आपने जो पूछा गया है वो लिखा है तो आपके पास उतनी नॉलेज है कि आप उसमें एवरेज मार्क्स ले आओगे, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो 2-3 चीजें हैं जिसपे हम भी इवेल्युएट करते हैं। पहला होता है जो पूछा गया वही उसी से रिलेवेंट आपने लिखा या नहीं लिखा, और जो पूछा गया वो पूरा लिखा कि नहीं लिखा, पहला पॉइंट ये ध्यान रखते हैं। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ गुड राइटिंग नहीं होता, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप जो पूछा गया उसको सेपरेट, जैसे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, अब आपके 3 पार्ट करने के लिए एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ रही है कि आप दिखा पा रहे हो कि 3 पार्ट है आपके आंसर के भी, हाँ ठीक जी है। सर। तो प्रेजेंटेशन। और तीसरा पॉइंट, यदि एनालिटिकल क्वेश्चन है तो कि कितने फैक्ट्स, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स, कमेटीज, ठीक है, XYZ एक्स्ट्रा चीजों से आपने अपने आंसर को सपोर्ट किया। यदि ये है तो ओके। मोर देन सफिशिएंट आपका आंसर है, ठीक है। जी चलो सर। अभी जी सर। हमारा बेसिक डिस्कशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर। श्रेष्ठ सर शायद नेटवर्क में नहीं है या कोई इशू है, हम रोहित सर, थोड़ा सा एथिक्स की। हाँ 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 अंकुर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। सर जैसे लास्ट 2 जो आपने दी थी टेली शीट, सर मैं उसमें और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं धर्मेंद्र सर की जो एथिक्स है उसमें और अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें मैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पाया सर। मैं उन क्वेश्चंस को फ्रेम ही नहीं कर पाया सर। नहीं तो वो है भी नहीं। हम इसमें क्या फाइंड आउट करना था कि जस्टिस अप्रोच या सॉरी यूटिलिटेरियन और सर वो राइट बेस्ड वर्ड, अप्रोच में डिफरेंस। सर ये देखो वर्ड्स ही फिर वही नहीं। बात, हाँ नहीं, ये तो पता है ना आपको, राइट बेस्ड अप्रोच क्या होती है, जस्टिस अप्रोच क्या होती है, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है यस सर। ना। तो अब इसमें पूछा गया कि इसमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो, डिफरेंस बताओ, ठीक है, क्या है दोनों अप्रोच। तो आपको दोनों अप्रोच अलग अलग पता हो सकती है, लेकिन दोनों को एक साथ लेके चलो और किस किस सिचुएशन में। तो देखो अंकुर, ये तो मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन हम नहीं आते कि आपको नोट्स में से मिल जाएंगे, ठीक है, कि सर ये नोट्स में था और वो पढ़ लिया। ये कब कर पाओगे, जब आप थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, थोड़ा सोचोगे उसको, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत एथिक्स में आज डिस्कस करेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी आज, ठीक है। आफ्टर जी सर। डिस्कशन आप थोड़ा सा उस पर रहना। चलो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आप सभी लोग अगले 30-35 मिनट स्पीड में साथ बने रहना। आपके लिए एक थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग, और सॉरी लाइफ चेंजिंग नहीं, कंटेंट चेंजिंग एक एक्सपीरियंस होगा। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। दिख रही है आप सभी को स्क्रीन? हेलो। यस सर। ओके ओके ठीक है। देखो एथिक्स में हम बात करते हैं, तो एथिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्टली जैसे कांत का कोई सिद्धांत पूछ लिया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछ ली जो किसी ने दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके जैसे टोटल मार्क्स में से 10% के समथिंग के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 2 मार्कर्स में हो सकते हैं। बाकी के जो एथिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं डायनेमिक नेचर के, है ना, एनालिटिकल नेचर के। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे और इनको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे यदि आपने ऑलरेडी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की हुई है एथिक्स में, ठीक है। मोस्टली आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं एथिक्स में, जैसे मैं आपको कहूं कि मेंस का एग्जाम है सिर्फ एथिक्स का 3 दिन बाद में, तो आप लोग क्या करोगे? कोई एग्जाम बताएगा मुझे कि आप लोग किस तरह से तैयारी करोगे? 3 दिन बाद पेपर है तो क्या करके जाओगे? एनीवन प्लीज पार्टिसिपेट। सर ट्रेडिशनली तो वही नोट्स पढ़ेंगे जो अपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ के जाएंगे सर, है ना। हाँ, तो अब आप क्या करोगे जो आपने पढ़ रखे हैं, या प्रतिभा? सर मेरे को लगता है मैंने जो अभी मेंस हुआ था तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर रखे थे और बहुत सारे फैक्ट्स मतलब कहीं से मैंने लिए थे और उनको मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा था। उनके शॉर्ट मतलब जो स्टिक नोट्स होते हैं उन पे मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था, तो वो उन पे मेरे वर्क माइंड किया में था, तो मैंने वो सब उसमें और वो उससे अप्लाई आपको, हाँ उससे आपको हेल्प भी मिलेगी।
आपने पिछले सेशन में भी आपने एथिक्स का सेशन ज्वाइन किया था हमारा हाँ पीपीपी सर वाला, किया था, हाँ सर किया है ना? था। तो उससे हाँ उससे आपको हेल्प मिली होगी, है ना, किस तरह हाँ से सर अपने को अप्रोच काफी करना। हेल्प तो देखो मिली। और आप वो सभी लोग, हाँ हाँ सर आपने जो समझाया था कि कीवर्ड्स को यूज करना है बहुत ज्यादा, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। मतलब जो क्वेश्चन मेरे को नहीं भी आ रहा था उसको मैं अच्छे से मतलब मैनेज कर पाई। मैनेज कर। देखो वही मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे मैं 3 दिन देता हूँ कि 3 दिन बाद पेपर है, तो हम सभी यही करेंगे। हमारे जो नोट्स हैं जिससे भी आप पढ़ते हो, आपने उसको खोला और बस दोबारा से उसको पढ़ने लग गए। आप नहीं सोच रहे हो कि क्वेश्चन किस तरह आएगा और मैं क्या लिखने वाला हूँ, है ना? तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम है, ये आपको एथिक्स में करना होता है। अब देखो 2-3 चीजें, एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए 3-4 चीजों पे बेस्ड होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एथिकल डिलेमाज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर दुविधा, द्वंद, नैतिक नैतिक दुविधा। हेलो, आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी सर। ओके यस सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हिंदी में आप लोग हेल्प करते रहिएगा। मैंने सभी को अनम्यूट कर रखा है। एक सेकेंड। तो एथिकल डिलेमास, नैतिक द्वंद क्या होते हैं? एथिकल डिलेमास कोई बताएगा? स्पीड अप थोड़ा सा। हेलो सर कोई मॉरली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को सर एथिकल डायलेमा कहते हैं। मोरली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। और कोई? सर दो सही में से एक को चुनना। दो सही में से एक को चुनना। हाँ जी। और कोई? सर जब हमारे पास जो कुछ नैतिक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग दो विकल्प होते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन को शायद नैतिक द्वंद। बिल्कुल, है ना? दो सही में से एक को चुनना काफी मतलब लेमैन लैंग्वेज में इसका। अच्छा, अभी आप फिलोसफिकल डेफिनेशंस में देखो। ये म्यूट रखिएगा आप प्लीज, समवन इज इकोइंग। ठीक है, तो अभी आप फिलोसफिकल डेफिनेशन को अलग रखना, ठीक है? वो आपके नोट्स में लिखी हुई है, एथिकल डिलेमा किसे कहते हैं, आप वहां से पढ़ के लिख सकते हो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने माइंड में एथिक्स को डालो, तो 30 मिनट्स तक उस चीज की हम हेल्प करेंगे। तो ये होते हैं एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास किस किस तरह के हो सकते हैं? जैसे मेरे इंडिविजुअल, मेरे अंदर की जो नैतिकता है, मेरे अंदर का जो सद्गुण है, वो है कि मैं सत्य पे आधारित है, कि जो सच है मैं वही काम करूंगा, ठीक है? लेकिन मैं बाय प्रोफेशन डीएसपी हूं और मेरे को पॉलिटिकली एक फोन आया कि आपको ये थोड़ा सा फेवर करना है, ठीक है? या आपको पॉलिटिकली फोन नहीं आता, आपको अपने सीनियर का फोन आता है ना? और वो कहता है कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह से काम कीजिएगा, ओके? अब आपके सामने क्या सिचुएशन हो गई कि आप अपनी पर्सनल नैतिकता को इंपॉर्टेंस देंगे या आप अपनी प्रोफेशनल नैतिकता को इंपॉर्टेंस देंगे? पुलिस लाइन में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको आपके सीनियर ने कुछ कहा है तो आपको उस चीज पे काम करना पड़ेगा। अब आपके सामने डिलेमा है कि मैं पर्सनली फोकस करूं कि प्रोफेशनली फोकस करूं, ठीक है? आपको दूसरी डिलेमा हो सकती है मींस वर्सेज एंड की। ये कैसी डिलेमा होगी? जैसे आपको पता है कि आपके किसी एक एरिया में रोड बनाई जानी है और कंजेशन बहुत हो गया, लेकिन उसके आसपास रहने वाले कुछ झुग्गी झोंपड़ियों के घर तोड़े जाएंगे, ठीक है? आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है झुग्गी झोंपड़ियों के घर तोड़े जाने का। दूसरा, आपको भी पता है यदि ये तोड़ के रोड चौड़ी कर दी गई तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, कंजेशन की प्रॉब्लम हटेगी और शहर में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस एरिया में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। तो ये एक एथिकल डिलेमा है। तो सभी के माइंड में क्लियर है कि एथिकल डिलेमास क्या होते हैं? नैतिक द्वंद।
यस सर। एवरीवन? ठीक है, तो मैं आपको कुछ एथिकल डिलेमाज नोट डाउन करा रहा हूं जो आप अपने क्वेश्चंस में एज इट इज यूज करना, शब्दों में यूज करना। हर किसी भी टाइप के एथिकल डिलेमाज हो सकते हैं। मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। एक बार लिखेंगे सभी लोग? एक पेन पेपर ले लीजिए अलग से। अरे यार, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं और हिंदी में बोलता जाऊंगा। हिंदी में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो आप ठीक कर लेना और बता देना कि क्या है। पहला है एंजॉइंग राइट्स वर्सेस सेंस ऑफ ड्यूटी। हिंदी में इसको लिखिए अधिकारों का आनंद लेना विरुद्ध कर्तव्य का बोध। यदि आपको कोई एथिकल डिलेमा समझ में नहीं आए तो आप इसी समय पूछ लेना, हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। इसका कोई एग्जांपल देगा? एनीवन? इसका कोई एग्जांपल? जैसे सर छुट्टी के दिन मूवी का प्लान बना हुआ है और ऑफिस का कोई काम आ जाता है तो। नहीं, मूवी देखना अधिकार नहीं हुआ ना आपका, तो ठीक है। मतलब और कोई अच्छा एग्जांपल? तो एक फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो अलग है। हाँ देखो, मेरे को बिल्कुल अधिकार है कि मैं अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी काम कर सकता हूँ। मेरी सोसाइटी में मैं रात को 11 बजे डीजे चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा हूँ। 11 बजे नहीं, 9 बजे ही चला रहा हूँ। चलो 11 बजे तो इलीगल हो गया, 9 बजे चला रहा हूँ, बहुत तेज आवाज में चला रहा हूँ। तो क्या मैं अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य बोध है कि मेरे को नहीं करना चाहिए? नहीं हुआ। ठीक है, मैं गाड़ी में बहुत तेज स्पीड से चला रहा हूँ चाहे खाली रोड है, ठीक है, वो नहीं हुआ। या हम देखते हैं कि बहुत से न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में या इस तरह की चीजों में, या आप देखते होंगे बहुत पब्स डिस्क इनमें लोगों का किस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है, लोगों के प्रति। या जैसे सिनेमा हॉल में एक पर्सन मूवी देख रहा है लेकिन सामने वाली सीट पे पैर रख के देख रहा है, ठीक है, सामने कोई और बैठा हुआ है, तो दैट इज एंजॉइंग राइट्स वर्सेस सेंस ऑफ ड्यूटी। क्लियर है ये सभी को? यस सर। ओके, दूसरा आप लिखिए राइट्स, अधिकार वर्सेस एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा तो आपको लगेगा कि यार सिलेबस में है क्या नहीं है, तो सिलेबस में इनडायरेक्टली तो है। नैतिक द्वंद्व के बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी 5 नैतिक द्वंद्व बताइए या इस तरह का, पर ये आपको आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। तो आप अभी 30-35 मिनट ये मत सोचना कि क्या चल रहा है, आप लास्ट में देखना कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला है राइट्स वर्सेज एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, कि हमारे पास अधिकार तो है लेकिन उन अधिकारों का किस तरह से उनको यूज किया जा रहा है, एनफोर्स किया जा रहा है, ये आपको देखने वाली बात है इसमें। तीसरा आप आइए मीन्स वर्सेज एंड। ये सभी को क्लियर है, मीन्स वर्सेज एंड? यस सर। कोई भी ऐसा जो पहली बार एथिक्स पढ़ रहा हो उसको इसमें क्लियरिटी ना हो मीन्स वर्सेज एंड में? साधन वर्सेज, क्या बोलेंगे इसको, साध्य? साध्य। सभी को क्लियर? देखो, इसको ये भी बोला जाता है गांधी जी वर्सेज रॉबिनहुड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। रॉबिनहुड बेसिकली एक डिपिक्शन है रिजल्ट का, कि हम चीजों को प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, दैट इज रॉबिनहुड, है ना, रॉबिनहुड ये यूज किया जाता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी। लिख रहे हैं ना सभी लोग आप? यस सर। वर्सेज ऑटोनॉमी। हिंदी में हो गया ये उत्तरदायित्व विरुद्ध स्वायत्तता। ये क्लियर है सभी को? सिंपल है, ठीक है, आप पूछ लेना ये जहां पे भी आपको दिक्कत लगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन।
हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्टिविटी को क्या बोलेंगे? एनीवन? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, यस। वस्तुनिष्ठता वर्सेस इसी में ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक और जुड़ता है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस जस्टिस, वस्तुनिष्ठता वर्सेस न्याय। जहां पे भी आपको दिक्कत लगे आप पूछ लेना कि सर ये कैसे क्या है, ठीक है, दैट वी विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज आइडियलिज्म वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। आदर्शवाद वर्सेस व्यवहारवाद। एक एसडीएम किसी क्षेत्र में सपोज कार्यरत है, बिल्कुल नियमों के अनुसार कार्य करता है, 100% नियमों के अनुसार। एक वृद्ध महिला उसके पास आती है जो उसको पता है कि बहुत गरीब है, उसको विडो पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास ना तो आधार कार्ड है ना विडो होने का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो उसको वापस अपने ऑफिस से लौटा देता है। तो बिल्कुल सही है, वो तो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। बट क्या प्रैग्मेटिज्म है? वो व्यवहारवाद था उसमें? नहीं सर। नहीं, ठीक है। ये सिमिलर इशू लागू हो गया ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस जस्टिस पे, सेम इशू लागू हो गया ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन पे, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्टिव हो, आपको पता है कि मैं तो नियमों में होगा तो ही कर पाऊंगा, अपनी जेब से तो दूंगा नहीं उसको पेंशन, पर मैं कंपैशन। तो इस केस में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कोई सजेस्ट करेगा? सर उसको सजेस्ट करें जो पेंशन डिपार्टमेंट जो है वहां पे जाके उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, या अपन बोल कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कमी, हाँ जो भी कमी है उनको पूरा करवाने में हेल्प करें, पर्सनली आप उसमें इन्वॉल्व होके और उसकी हेल्प करें, ठीक है। अगला आप लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेज पर्सनल एथिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यावसायिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता वर्सेस व्यक्तिगत नैतिक। जैसे इसका एग्जांपल कोई देगा? एनीवन? वो एक बार सर शायद आपने ही पहले बताया था कि बॉस है वो अच्छा वो है एम्प्लॉयर है, लेकिन वो डोमेस्टिकली अब्यूज करता है, तो प्रोफेशन, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड या डॉक्टर की फील्ड, है ना। बेसिकली क्या है, एक डॉक्टर है जिसका खुद का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल तो भाई उसके लिए बिजनेस है, ठीक है, समाज सेवा के लिए तो उसने खोला नहीं है, तो उसका ये काम है कि जो भी आए उससे वो अपना खर्चा पानी निकालेगा या जो करेगा, ठीक है। तो दैट इज पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, कि उसको पता है कि मेरे को ये भी करना है और पर्सनल एथिक्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे वकील है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, वकील को पता है कि उसके पास कोई केस आया तो उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसको ये भी पता है जो केस आया है उसमें जो दोषी है वो रियली दोषी है, लेकिन फिर भी उसको वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये वकील होने का पेशा है, ठीक है। तो दैट इज पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, जो उसको करनी है व्यावसायिक तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, एक दुकानदार है, हेलो जी सर। हेलो, जी जी सर। एक दुकानदार है जो किसी पर्टिकुलर सामान को, जैसे मान लो वो आटा बेचता है, आटा वो 10 रुपए का खरीद के 20 रुपए का बेचता है ना, हर किसी से 100% का मुनाफा लेता है, बात समझना, ये उसका प्रोफेशनल एथिक्स है, ठीक है।
अब यहाँ पे कोई गरीब आए जिसके पास ही 20 रुपए थे बेचारे के पास, और वो उसको 20 का देगा कि 10 का देगा? वो तो उसको 20 का देगा, उसको नहीं पता क्या है सिचुएशन क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, कि उसके व्यवसाय में क्या एथिक्स है और उसकी पर्सनली क्या एथिक्स है, ये दोनों में डिफरेंस है। आगे चलें, 8th नंबर, सोसाइटल सेट ऑफ एथिक्स वर्सेस पर्सनल सेट ऑफ एथिक्स। एक हमारी सोसाइटी के एथिक्स होते हैं, एक हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल देगा इसका जहां पे द्वंद्व पैदा हो? हेलो, जी सर। कोई एग्जांपल देगा? आप लोग यार पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, या तो लोग आपको आइडिया ही नहीं पता लग रही, या सेशन का इंपॉर्टेंस ही नहीं लग रहा। आप बताएं, निशा आप बताएं क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? सर परिया आप बताएं। सेम कास्ट मैरिज सोसाइटल एक्सेप्टेंस बिल्कुल, नहीं हाँ देखो, हाँ लव मैरिज, अरेंज मैरिज हो सकता है ना? सेम हम्म, कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज वाला हो सकता है, सोसाइटी का है, अपना है। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें। प्लीज पार्टिसिपेट करें। अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो अकेले बैठ के कैसे करोगे? अगला है ट्रुथ वर्सेस लॉयल्टी। ये दोनों की दोनों, ट्रुथ और लॉयल्टी वर्च्यू हैं, सद्गुण हैं, लेकिन आपस में जब टकराते हैं तो नैतिक द्वंद्व बनता है। ठीक है, सत्य वर्सेस निष्ठा। अगला आप आइए, बहुत है इस तरह के, है ना, और भी लिख सकते हैं आप कुछ। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटी, जो हमने ये 8th नंबर पे लिखा था ना, इसी को इसमें लिंक कर सकते हैं। व्यक्तिगत, इसको हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद और सामूहिकता। अगला आप लिखिए 11वें नंबर पे, जस्टिस वर्सेस कंपैशन, न्याय वर्सेस करुणा। एक हमने यहां लिखा था अकाउंटेबिलिटी वाला, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। एक और जोड़ लीजिए आप इसमें, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रैशनैलिटी। तर्क संगतता। सर अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकता है ना सर? हाँ, वो ऑटोनॉमी से मैच कर गया, थोड़ा बहुत समझो, ओके सर। है ना? लिख लो अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ऑटोनॉमी कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला आप लिखिए, ओके सर, एक बात है। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। ये अपने सिलेबस में भी लिखा हुआ है, सिलेबस में टॉपिक है। पेशेवर नैतिकता, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्वजनिक हित वर्सेस व्यक्तिगत हित। ठीक है, अगला आप आइए, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म कुछ भी हो सकता है, एक अधिकारी का अपने कार्य क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, एक स्टूडेंट का पढ़ाई में प्रोफेशनलिज्म हो सकता है। ठीक है, एक बार टेंडर का दारू बेचने का प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, कुछ भी। प्रोफेशनलिज्म वर्सेस इनर वॉइस, या जिसको बोल सकते हैं हम कंसाइंस। पेशेवर नैतिकता
विरुद्ध आंतरिक आवाज, अंतःकरण। एक ये हम आप लोग यूज करते ही हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। ठीक है, ये किसी किसी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। अगला है यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स या राइट बेस्ड अप्रोच। सिक्सटीन है मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, दिस इज मतलब ठीक है, इलीगल नहीं है बट मोरल नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का ये एग्जांपल है, मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी। नैतिकता वर्सेस, हिंदी में क्या बोलेंगे लीगैलिटी को? वैधानिकता। वैधानिकता। जो लोग हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट वीक है पेपर 4 में। सर एक चीज मैंने सुनी थी पहले पढ़ते टाइम, सही वर्सेज उचित, ये भी कुछ डिलेमा होता है क्या, मतलब इसके बारे में कुछ? सही को बोलेंगे हम गुड, राइट, और उचित को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेशनल। राइट वर्सेस रैशनल। हाँ ठीक है, ये तो है कि क्या राइट है और क्या रैशनल है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सर पब्लिक सर्वेंट का, कि उसने कोई काम किया नहीं किया, उसने मना कर दिया, कि बिल्कुल राइट है वो, कि नहीं ले सकता वो डिसीजन इस चीज पे, पर वो रैशनल नहीं था। ठीक है, रैशनल डिसीजन लेना है उसको, सारी चीजों को सोच विचार के। ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दैट्स गुड, राइट वर्सेस रैशनल। कितने हो गए? 15, 16, 17। अब मैं कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट जो बचे हैं वो बता देता हूँ आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म गेन या इंस्टेंट गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन या सस्टेनेबिलिटी। मतलब इंस्टेंट है या सस्टेनेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल इसका हो सकता है, एक पब्लिक सर्वेंट को कहा गया कि आप एक जमीन के डिस्प्यूट के मैटर को किसी पर्टिकुलर साइड में फेवर करके डिसीजन दे दीजिए। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन देना था वो आपको पता है कि दे आर रियली, वो सच है, राइट है, और गरीब भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, लेकिन आपको ऊपर से बोला गया कि आपको दूसरी तरफ डिसीजन देना है। ठीक है, और आपको इसके लिए कुछ ऑफर हो गया जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट टर्म गेन हो गया, लेकिन इशू क्या हो गया, आपके जो लॉन्ग टर्म मेंटल लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म आपकी जो इनर कंसाइंस को आपने अगेंस्ट में लेके आ गए, है ना। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद में यदि वो कोई जो अपोजिट आपके डिसीजन के था वो आपसे कभी टकराता है या आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका जो इनर कंसाइंस में जो द्वंद पैदा हो गया, डिलेमा आ गया, वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो दिस इज इंस्टेंट गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, क्या आप अपने लॉन्ग टर्म गेन को देखना चाह रहे हो कि शॉर्ट टर्म गेन को देखना चाह रहे हो? पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, जैसे करप्शन है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, वो इंस्टेंट गेन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको पता है कि वो खुद भी बात करते हैं कि ये जो जितने भी पुराने करप्ट ऑफिसर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म में जाके उनके साथ में ठीक नहीं होता है ना, उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं होती है या उनको वर्क कल्चर अच्छा नहीं मिलता है, जो भी XYZ चीज है, बट इंस्टेंट गेन की तरफ ज्यादा फोकस है। अगला आप लिखिए लास्ट, ड्यूटी वर्सेस इनएक्शन।
कर्तव्य वर्सेस कर्तव्यहीनता। जैसे इसका कोई एग्जांपल, एनीवन? यार बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। हेलो, चलो ट्राई करो, एनीवन? सर कोई FIR फाइल करनी और सर फिर उस पर एक्ट नहीं करना। हाँ, मतलब आपके टेबल पे एक फाइल आ गई, आप इनएक्शन मोड में हो, यार छोड़ो ना, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कर लेंगे बाद में, कोई और कर लेगा, मैं ही क्यों, है ना, मैं ही क्यों इसको खूंटे पे बांधूं, मेरा तो 20 दिन बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, मेरा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ड्यूटी करनी है, आपका काम है, आपका कर्तव्य है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली पुलिस केसेस में जहाँ FIR हो गई, पुलिस पर्सनल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई मैटर होगा तो उसको इसमें, अच्छा है सुरेश सर हट चुके हैं, नहीं तो वो अपने को गालियां देते। चलो, तो ये हमारे कुछ हमने एथिकल डिलेमाज बात की। अच्छा, लास्ट का जो एथिकल डिलेमा है वो है गांधी जी के 7 सिन, गांधी जी के 7 सिंस। सभी को पता है, लिखाने की जरूरत तो नहीं है सर बोलते क्यों नहीं हो आप नो लोग, सर, है नो ना? सर। आप लोग खुद से लिख लेना उन 7 सिंस को। अब देखो, ये हमने जो अभी किया है ना, ये आप ये मान लो हमने अराउंड 50 के समथिंग कीवर्ड्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स किस तरह से तैयार किए, नैतिक द्वंद्व के तौर पे। कभी भी एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए, आपका एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं इतने सारे नैतिक द्वंद्व में से उस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2, 3, 4 नैतिक द्वंद्व आइडेंटिफाई करके उनको लिखूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पब्लिक सर्वेंट का इंटीग्रिटी में किस तरह का रोल है, तो आपको ये लिखना है कि पब्लिक सर्वेंट यदि इंटीग्रिटी रखेगा तो ही इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ही इज एबल टू सॉल्व द डिलेमा ऑफ जस्टिस वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड को आप यूज करोगे, ही इज एबल टू रिजॉल्व द एथिकल डिलेमा ऑफ गांधी के 7 सिन में से आपने उठा लिया, लाइक वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है। करप्शन में आपने यूज कर दिया वेल्थ विदाउट वर्क। तो इस तरह के आप शॉर्ट, यूटिलिटेरियन वर्सेस राइट बेस्ड अप्रोच, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमने अराउंड 50 कीवर्ड्स तैयार किए हैं और अराउंड 25 एथिकल डिलेमाज, नैतिक द्वंद्व के ऊपर बात की है। इनको आप बार बार में पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये यूज करने हैं। दिस विल रियली क्रिएट सम गुड इम्पैक्ट इन योर आंसर। आपको 3, 4, 5 अलग अलग कीवर्ड्स देगा और आपको सोचने के लिए और भी डायमेंशंस देगा। जैसे ही आप नैतिक द्वंद्व के ऊपर सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्यूशन भी दिमाग में आएगा, फिर एक नैतिक द्वंद्व से 2-3 नैतिक द्वंद्व जुड़े होते हैं, तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सर किसी को इनमें कोई डाउट? एग्जांपल्स भी दें सर। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ही आ गया कि इसका एग्जांपल दो, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट का एग्जांपल दो, तो देने हैं। अदरवाइज सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी जैसे सर। मैं बताऊं आपको, 21 में क्वेश्चन आया कि गांधी जी के 7 सिंस की क्या उपयोगिता है, बात समझना। हेलो, उसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, जो हमने अभी डायमेंशन देखी, कोई बताएगा? हेलो, मेरे पास चॉकलेट्स नहीं है, नहीं तो मैं मोटी, हाँ आप ये लिख सकते हो कि गांधी जी के जो 7 सिंस होते हैं वो इवन पब्लिक सर्वेंट्स, इंडिविजुअल्स की जो नैतिक द्वंद्व वाले इश्यूज हैं, एथिकल डिलेमाज हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, है ना। कैसे हेल्प करते हैं, उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि एग्जांपल दे सकते हो जैसे बिजनेस विदाउट एथिक्स, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स की डिलेमा को दूर कर रहा है, ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, ये किससे रिलेटेड आ गया, आपका हो गया राइट्स वर्सेस ड्यूटीज, ठीक है। वेल्थ विदाउट वर्क, पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, ये आपका हो गया जस्टिस, इंडिविजुअल गेम्स, ठीक है। इस तरह की डिलेमा को दूर कर रहा है, तो ये आप कहीं ना कहीं से लिंक करके लिख सकते हो, ओके।
तो ये हमने मोटा मोटा देखा कि कौन कौन से एथिकल डिलेमाज है जिनको आप अपने आंसर्स में यूज करोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो एथिकल डिलेमास थे अपने, इनको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो इसके लिए अप्रोचेज होती हैं जो आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, लेकिन आप उनको जस्ट पढ़ लेते हो, है ना, यूज नहीं करते। हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन में देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेज होती हैं जो नैतिक द्वंद्व को दूर करती है। तो मैं आपको 10 से 11 अप्रोच बताऊंगा। आप अपने कोचिंग नोट्स को साइड में रख के इन अप्रोचेज को सिर्फ इस तरह से देखना कि मेरे को ये आंसर्स में यूज करनी है, ठीक है। तो आप लिखते जाओ। पहली है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर उपयोगितावाद। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी इन दिनों में बिल्कुल एथिक्स नहीं पढ़ी हो? ऐसा होना नहीं चाहिए, यदि है तो फिर उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता सर ना। इस आपको समझ में नहीं आ प्रोग्राम रहा के होगा क्या साथ चल। स्टार्ट किए सर। हाँ हाँ, दैट्स ओके, है ना। यदि आपने इस प्रोग्राम के साथ स्टार्ट किया तो आप बिल्कुल ब्लैंक स्लेट पे हो, और आपको जैसा कहा जा रहा है आपने किया ना, तो आप थोड़ी सी मेहनत में बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो पहली अप्रोच है आपकी यस सर। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, उपयोगितावाद अप्रोच। सिंपल सी लाइन है। पहली बात तो क्या है ये, कोई बताएगा? यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। सर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। हाँ, दैट इज मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं। हिंदी में क्या बोला आपने? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। लिख लो आप लोग। देखो, इसको एक शब्द और बोलते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आप इस लाइन का यूज करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। इसको MGMP, ये जो लिखा है ना, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, ये भी बोला जाता है, ठीक है। इसी अप्रोच को, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को कंसिक्वेंशियलिज्म भी बोलते हैं। आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं परिणामवाद। परिणामवाद, इसका मतलब, अब देखो लेमैन लैंग्वेज में समझो, ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई कार्य जो अधिकतर लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने की कोशिश करता हो, तो वो एक्शन ठीक है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, ये अप्रोच किस चीज की पढ़ रहे हैं? ये अप्रोच हम ऐसे समझो कि हम कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई एक्ट करने वाले हैं, हमारा कोई एक्शन है, वो एक्शन ठीक है या नहीं, दैट इज राइट और रॉन्ग, मोरली राइट है या रॉन्ग है, तो उसको परखने के लिए कुछ आपके पास में तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं भाई? पहला तरीका है कि आप उसको इस यूटिलिटेरियन अप्रोच से उसको परखो, है ना। इस तराजू पे तोलो, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच वाली तराजू पे तोलो, उपयोगितावाद वाली तराजू पे। तो इस अप्रोच में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई है जो मुझे 3-4 एग्जांपल बता देगा यूटिलिटेरियन अप्रोच के? सर जैसे गवर्नमेंट सर डैम प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाना चाहती है सर, उससे 1000 लोगों को सर नुकसान होता है रिहेबिलिटेशन का सर, पर सर वो उससे ज्यादा ग्रेटर हाँ, तो नंबर डैम के लिए बनाना सर है कुछ बिजली। लोगों के लिए, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ लोगों के लिए नुकसान भी होगा उससे, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और यस कोई एग्जांपल? दिव्या आप बताओ कोई एग्जांपल। ऋतु, SJ, दृष्टि। सर डिमोनेटाइजेशन का लिख सकते हैं क्या इसमें? डिमोनेटाइजेशन को लिंक करना पड़ेगा, लिखने को तो लिख सकते हो, है ना, पर सर आधार मतलब वो कि बायोमेट्रिक सिस्टम, करप्शन को देखो मैं आपको क्लोज कुछ, कर। हाँ मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आप 2-3 लिख लो यदि आप लिख पाओ तो, ठीक है।
हेलो, जैसे एक तो हमारे इसमें बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई हाईवे बनना है, कोई डैम बनना है, या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम निकलना है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देने वाली कैटेगरी में सोच के बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो, इसमें एक चीज समझो, ये जो अप्रोच है ना, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये सोसाइटी रेस्पेक्ट में अप्रोच है, जो मोस्टली पब्लिक से रिलेटेड है। तो जो गवर्नमेंट जो भी काम करती है, सरकारें जो भी काम करती है ना, वो इसी अप्रोच के बेस पे काम करती है। तो सरकार चाहे एजुकेशन की कोई पॉलिसी लेके आएगी, वो इसी बेस पे होगी। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इसी बेस पे होगा। एनवायरमेंटल कोई रेगुलेशन होंगे, इसी बेस पे होंगे। इवन आपने देखा होगा जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? आय बढ़ने के साथ टैक्स में रेट बढ़ जाए। हाँ, आय बढ़ने के Yes, साथ में sir. टैक्स की रेट बढ़ना, वो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, ठीक है। उससे कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अधिकतम लोगों को बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो इस तरह के आप कुछ एग्जांपल्स इसमें कोट करके बढ़ सकते हो। अगली अप्रोच आप देखिए, अगली अप्रोच है राइट्स बेस्ड अप्रोच। अधिकार आधारित दृष्टिकोण। ठीक है, ये आप लिख लोगे, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे नरेगा की स्कीम लेके आनी है, ठीक है। ये जो राइट बेस्ड अप्रोच होती है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करती है, इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। अकेले बंदे के पर्सपेक्टिव में काम किया जाता है इसमें। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच है। जैसे मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया यूथेनेशिया का, पता है किसी को? जी सर। क्या था ये? क्या था? इच्छा मृत्यु, है ना? हाँ जी सर। है ना? तो ये एक राइट बेस्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट का जो विरोध होता है, वो कौन सी अप्रोच हो गई? राइट बेस्ड अप्रोच हो गई। फिर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा विशाखा गाइडलाइन, या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है, ठीक है, ये राइट बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉक्सो राइट बेस्ड अप्रोच हो गया आपका, ठीक है, जहां पे इंडिविजुअल के राइट्स हो। स्लेवरी, ध्यान दीजिए आप, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब राइट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। नरेगा राइट बेस्ड अप्रोच है। प्राइमरी एजुकेशन फ्री, ये राइट बेस्ड अप्रोच है। ऐसा है क्या कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन करने से 10% लोगों को नुकसान हो रहा है? हेलो, नो सर। है कुछ ऐसा? नहीं सर। नो सर। ठीक है। मिड डे मील, ठीक है, ये सब राइट बेस्ड अप्रोच है, जहां पे आरटीआई राइट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। तो ये सारी राइट बेस्ड अप्रोच के एग्जांपल्स हैं। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। अपने क्वेश्चन इस तरह के नहीं होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन आप उसमें लिख सकते हो कि राइट बेस्ड अप्रोच पे भी ये लिंक करते हैं। तीसरी अप्रोच है जस्टिस अप्रोच। थोड़ा सा स्पीड पकड़े हम, वी आर गेटिंग लेट। जस्टिस अप्रोच, न्याय आधारित दृष्टिकोण। क्या होता है ये? कोई बताएगा? ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, सभी को बराबर रूप से ट्रीट करना। और कोई एग्जांपल? और कोई इसको क्लियर करेगा? सर, लाभ और हानि का समान वितरण होना। हाँ, लाभ और हानि का समान वितरण। किसने बताया ये? सर, मनीषा। मनीषा, पिछले सेशन में थे आप? यस सर। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन, कि आपको लाभ और हानि का समान रूप से वितरण। अब इसका एग्जांपल दो जस्टिस अप्रोच का। बताओ, कैसे कैसे काम चलेगा यार? फिर आप कहते हो कि एथिक्स में क्वेश्चन हमको समझ में ही नहीं आ रहे। क्या? राइट टू इक्वालिटी।
राइट टू इक्वेलिटी में एग्जाम्पल दो ना। देखो सबसे पहला तो रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन सर। ठीक है। रिजर्वेशन इज द जो लागू किया जाता है वो है जस्टिस अप्रोच, कि कुछ ऐसी कास्ट हैं, कुछ ऐसा सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे सेक्शन हैं जिनको कभी किसी टाइम प्रिविलेजेस नहीं मिले, तो अब जस्टिस उनको अब प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शंस हो रहे हैं, रिजर्वेशन का हो गया। दूसरा आपका हो गया, और बताओ कोई एग्जांपल। सब्सिडी, जो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, सब्सिडीज का, ये इसी पे लागू होता है, जस्टिस अप्रोच पे, ठीक है। और कोई बताएगा? सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी पारित हुआ है वो, ये क्या है? इसमें जस्टिस अप्रोच का एंगल बताओ। सर मतलब उनको आरक्षण दिया है ना तो लोकसभा और उसमें। हाँ, तो वो रिजर्वेशन हो गया ना, हाँ ठीक है। सब्सिडीज हो गई। और देखो ये सुना है आपने, लीगल एड दिया जाता है पुअर को। हाँ सर। आर्टिकल 40 है क्या सर? गरीबों को सहायता दी जाती है। विधिक सहायता। ओके ओके। बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है। तो और एग्जांपल दो ना। मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? ठीक है, ये है क्या नहीं, ये सब जस्टिस बेस पे। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज जैसे होते हैं ना अपने वुमेन के प्रति, किसी रेस के प्रति, किसी कास्ट के प्रति, इनके प्रति जो लॉज हैं वो सारे जस्टिस अप्रोच हैं। सिमिलरली इवन जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है वो भी जस्टिस अप्रोच में आ जाएगा। सर इसमें योजनाएं भी आ सकती है क्या? सर ये योजना जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाली है, जिसमें पुअर लोगों को खाना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब ये बहुत अच्छी चीज है, अब आप उस पॉइंट को समझ रहे हो। टेक एनीथिंग, कुछ भी चीज लो, आप उसको किसी चीज से भी लिंक कर सकते हो। आपने लिया जैसे ये आपने आयुष्मान भारत योजना ले ली, ठीक है। आप उसको क्या राइट बेस्ड अप्रोच से जोड़ सकते हो? हाँ सर, हेल्थ के लिए जोड़ सकते हो ना, हेल्थ के लिए, कि राइट टू हेल्थ हमारा या लोगों का अधिकार है। जस्टिस अप्रोच से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत में एक तबके को फ्री में मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या हम कंसिक्वेंशियलिज्म से जोड़ सकते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, हाँ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास में एथिक्स में सेम चीजें हैं, सबके पास में सेम चीजें हैं। आपको इन चीजों का किसी क्वेश्चन में इस तरह से यूज कर लो, किसी क्वेश्चन में इस तरह से यूज कर लो, किसी क्वेश्चन में इस तरह से यूज कर लो, ठीक है। आपको लिंक करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। आपको मोटा मोटा आइडिया हो और आप लिंक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगली अप्रोच ये हो गई जस्टिस अप्रोच। द फोर्थ इज, अब आप लिख लो जल्दी जल्दी एक बार अप्रोचेस को। कॉमन गुड अप्रोच, है ना, जो हमने पढ़ा था ना अपने सिलेबस में, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, कॉमन गुड, सामान्य अच्छा दृष्टिकोण। अच्छा दृष्टिकोण, तो ये भी एक अप्रोच है कि ऐसी चीजें जो नॉर्मली ठीक प्रतीत होती हैं, है ना, सभी को अच्छी लगती हैं। जैसे इसका कोई एग्जांपल दो कॉमन गुड अप्रोच का। जैसे जो सर एग्जांपल देगा उसको अवार्ड मिलेगा। क्या? अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। हाँ, तो अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट करने के लिए जो भी कोई एक्शन लिया जाएगा, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था, ठीक है, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच। ये सभी के लिए सामान्य अच्छा दृष्टिकोण है। जयपुर शहर में, सुनिए, जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस और 100 बसेस चलाने का ऐलान हुआ, दिस इज कॉमन गुड अप्रोच, सभी के लिए अच्छा है, ठीक है।
कॉमन गुड अप्रोच हो सकती है कि एक रेगुलेशन आ जाए कि कोई भी पेड़ पौधे नहीं काटेगा, ठीक है, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच। सर फ्री इंश्योरेंस सभी को, बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस, जैसे आरजीएचएस स्कीम, सॉरी अपने ये गहलोत जी के टाइम जो स्कीम थी, ठीक है, आयुष्मान भारत या उससे पहले चिरंजीवी, वाली चिरंजीवी, दैट इज कॉमन गुड सभी के लिए, एक्स वाई जेड कोई ये मतलब नहीं। टैबलेट जो अपने दे रहे हैं अपने को मेडिसिन में, पब्लिक हॉस्पिटल में। एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है, जयपुर मेट्रो कॉमन गुड अप्रोच, सभी के लिए समान अच्छा दृष्टिकोण। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, कोई अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर निकल रहे हैं, पाइपलाइन से पानी आ रहा है, 24/7 लाइट प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, दैट इज ऑल कॉमन गुड अप्रोच। एक और एग्जांपल कॉमन गुड अप्रोच का, डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कि आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि तेज आंधी के साथ तूफान आने वाला है ना, तेज आंधी के साथ बारिश आने वाली है, तो सब लोग अलर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, महिला थाना खुला, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच और नॉट? यस सर, कॉमन गुड अप्रोच। न्यूज में एक आया कि ये 5 पुलिस अधिकारी जिनके ये नंबर है, ये रात्रिकालीन गश्त के दौरान उपस्थित रहेंगे, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच। लॉ एंड ऑर्डर, किसी शहर का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर दिया गया, ठीक है, बहुत सुदृढ़ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। ये हो गया कि अब 15 साल से पुराने सारे डीजल व्हीकल्स बंद, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच। क्लीन और ग्रीन एनर्जी, जैसे ई व्हीकल्स पे 50% की सब्सिडी मिलेगी, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। सर मिनिमम सपोर्ट, बोलो सर जो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, दैट इज आल्सो कॉमन गुड अप्रोच, पर उसमें फिर और भी एंगल लग जाते हैं। कॉमन गुड का मतलब होता है जिसमें हाँ सभी को सभी ठीक है, किसी को कोई इश्यू नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। बाकी जोड़ सकते हो, उसको भी लिख सकते हो। जैसे आप बताओ, एक किसी शहर में, जैसे जयपुर में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन हुआ, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच और नॉट? यस सर, ठीक है। जेडीए की स्कीम लेके आया कि 10,000 अफोर्डेबल हाउसिंग के एलआईजी और एचआईजी बनाए जाएंगे, एमआईजी बनाए जाएंगे, दैट इज कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। एक अनाउंसमेंट हुआ कि आपका रिद्धि सिद्धि चौराहे पे फ्री में लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें सबको फ्री एक्सेस होगा, तो कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन गुड अप्रोच, समझ गए आप सभी लोग? सर तो ये आपकी चौथी अप्रोच। कौन कौन सी अप्रोच हमने पढ़ ली? फर्स्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म, सेकंड इज राइट बेस्ड अप्रोच, थर्ड इज जस्टिस अप्रोच, फोर्थ इज कॉमन गुड अप्रोच, फिफ्थ इज वर्च्यू अप्रोच। ये क्या है? सर आपकी डिस्प्ले शो नहीं हो रही है। डिस्प्ले शो नहीं हो रही है, सभी के साथ है? यस सर। और कब से नहीं हो रही है? काफी टाइम से, 5 मिनट। और अभी तो हो ही रही थी थोड़ी देर पहले, 1-2 मिनट पहले। अगला है वर्च्यू अप्रोच, सद्गुण आधारित दृष्टिकोण। देखो अपने ये सिलेबस में है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, ठीक है, उसको हम एज ए अप्रोच देख रहे हैं, है ना। तो वर्च्यू अप्रोच क्या होती है, कोई बताएगा? सभी के साथ सर बताएं, एक एक करके बताएं। सर अगर कोई प्रशासक और वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका सद्गुण हुआ। हाँ, बेसिकली देखो सद्गुण आधारित दृष्टिकोण क्या है, ये अप्रोच क्या कहती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू बिकम, है ना, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। जैसे मेरे पास कोई एथिकल डिलेमा आया तो मैं उसको किस तराजू में तोल रहा हूं कि यार मैंने ये काम किया तो मैं इस तरह का आदमी कहलाऊंगा, ये काम किया तो इस तरह का आदमी कहलाऊंगा। मेरा सद्गुण क्या है? मेरा सद्गुण है कि मेरे को तो पैसे कमाने हैं तो मैं उस तरह का काम कर सकता हूं। मेरा सद्गुण है कि मैं मनी माइंडेड हूं तो मैं इस तरह का काम कर सकता हूं। मेरा सद्गुण कहता है कि नहीं, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के प्रिंसिपल पर काम करूंगा, तो मेरा अलग सद्गुण है। तो ये सद्गुण आधारित दृष्टिकोण है। अब सद्गुण बहुत टाइप के होते हैं, है ना।
एम्पैथी, सहानुभूति, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, लिख लेना आप 25-30 आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए सद्गुण के। तो ये सद्गुण के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कौन कौन से होते हैं सद्गुण, आप लिख लेना, एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, प्रूडेंस, जस्टिस, है ना, फ्रेटर्निटी, क्रिएटिविटी, तो इनको आप यूज कर सकते हो आंसर लिखने में। तो आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो, दैट इज वर्च्यू अप्रोच। सिक्स्थ, 2-3 अप्रोच और हैं। सिक्स्थ इज ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं? एनीवन? ठीक है, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, इसको हम बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच किसने दी थी ये? कांत ना, इमैनुअल कांत ने दी थी। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य परक का सिद्धांत। कर्तव्य, डिफिकल्ट वर्ड की हिंदी तो मैंने भी लिख के लेके आया हूं। ठीक है, कर्तव्य परक का सिद्धांत। इसको एक चीज और बोलते हैं, बताएगा कोई? सर निरपवाद या कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये क्वेश्चन आया था आपके, है ना, कांत कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसको हिंदी में बोलेंगे निरपवाद कर्तव्यादेश। हिंदी में अशुद्धियां हो सकती हैं, आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, कोई बताएगा? या कांत का डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या है? सर मीन्स पे एम्फसाइज करती है सर। मीन्स पे एम्फसाइज करती है, ठीक है। मतलब ट्रीट अदर ह्यूमन बीइंग्स एज एन एंड इन देयर ओन राइट, है ना, नेवर मीन्स टू एंड। मतलब मीन्स भी आपके ठीक होने चाहिए, है ना, कर्तव्य ड्यूटी बेस्ड होने चाहिए। और कोई? डू ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। क्या? सर डूइंग ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, और? सर जो हमारा एक्शन हो उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, मोरल एथिकल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है इसी के अंदर, है कि जो आपके एक्ट हैं, है ना, दैट कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड। इसका कोई मतलब समझाएगा? तो आप कोई भी कार्य इस तरीके से कर रहे हो जो आपके जो कार्य हैं दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉज, नॉट ऑन पर्सनल लॉज। बिल्कुल, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, ये इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये, है ना, तो ध्यान रखिएगा कि कांत का सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये आप लोग अपने लेवल पे करिएगा, हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देंगे तो आप वहां से डिस्कशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। इसमें क्या है, पहला तो ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है। ड्यूटी बेस्ड अप्रोच मतलब कि आप जो एक्शन ले रहे हो, जो कर्तव्य कर रहे हो ना, उसके आधारित आपकी ये अप्रोच है, दृष्टिकोण है ना, कर्तव्य बेस्ड दृष्टिकोण है। ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो कार्य कर रहे हो क्या वो यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं क्या? जैसे आपने कोई सच बोला, लेकिन ऐसा सच था जो किसी को गरीब की हेल्प कर रहा है, इसलिए आपने उस केस में झूठ बोल दिया थोड़ा सा, तो क्या आपको लगता है कि ये यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकता है? आपको लगता है हाँ, ऐसा हमेशा किया जा सकता है, यूनिवर्सली किया जा सकता है कि ऐसा झूठ जो किसी मरते हुए की मदद कर दे तो वो मोरली ठीक है, तो कांत के अनुसार वो चीज ठीक है ना। तो वो एक्ट या वो कार्य या वो ड्यूटीज जो यूनिवर्सलाइज्ड, सार्वभौमिकता के प्रिंसिपल आधारित की जा सके, उनको हम बोलते हैं सार्वभौमिकता का सिद्धांत, कि उनको सभी जगह लागू कर सके। आप मुझे कुछ एग्जांपल दोगे ड्यूटी बेस्ड अप्रोच के? हेलो,
जी सर। बताएं ड्यूटी बेस्ड अप्रोच के एग्जांपल। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक पब्लिक सर्वेंट है या एक पुलिस ऑफिसर है जो बिल्कुल लीगल प्रोसीजर के बेस पे काम करता है, ठीक है। एक पब्लिक सर्वेंट है या जज है जो इम्पार्शियलिटी बेस पे काम करता है, उसकी जो ड्यूटी है उसमें पता है उसको कि मैं कोई किसी से बायसनेस नहीं रखूंगा, कोई किसी से फेवरेटिज्म नहीं, नेपोटिज्म नहीं, नथिंग, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर है जो ह्यूमन डिग्निटीज को प्रमोट करते हैं कि मैं हर किसी इंसान की रेस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। चाहे वो सस्पेक्ट हो, चाहे एनीथिंग क्रिमिनल हो, मैं लेकिन ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखूंगा, ठीक है। एक डॉक्टर है जो पब्लिक वेलफेयर को इंपॉर्टेंस देता हो अपनी ड्यूटी में, ठीक है। तो दैट इज ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। हम कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट्स को सर स्क्रीन गई, आप आउट हो गए शायद। हेलो, हाँ जी सर। हाँ आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम ड्यूटी बेस्ड अप्रोच की बात कर रहे थे। ड्यूटी बेस्ड अप्रोच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो, वो ये है सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ स्क्रीन ठीक है, अभी कुछ मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। ड्यूटी बेस्ड अप्रोच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो है कि वो सभी कार्य जिसमें आप कोई रिवार्ड या कोई एक्सपेक्टेशन या कोई इस तरह का जहां पे आप उम्मीद नहीं करते हो, फिर भी आप उस कार्य को करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 10 लोगों के सामने आपने कोई अच्छा एक्ट किया, जैसे आपने आपके दोस्तों लोगों के साथ हो और आपने तब किसी गरीब की हेल्प कर दी, ठीक है। उसको आपने खाना खिला दिया। आपके माइंड में गरीब को खाना खिलाने ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यार ये मेरी इमेज अच्छी बन जाएगी, ठीक है। या आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपने आपके ऑफिस की सारी पेंडेंसी क्लियर कर दी और शाम को अपना नाम 15 अगस्त के अवार्ड के लिए भिजवा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुबह मांगा गया था और पूछा गया था कि किस बेस पे भिजवा रहे हो आप, ठीक है। तो दीज आर नॉट ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। ड्यूटी बेस्ड अप्रोच वो होती है सर्विंग विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, ठीक है। निष्कामा कर्मा। हाँ जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे वो होते हैं ना फायर फाइटर्स जो अपने करते हैं, उनको रिवार्ड की नहीं होती, उनको पता होता है कि बिल्डिंग में आग लगी है, 2 अंदर हैं, मेरे को जाके बचाना है, ठीक है। तो दीज आर द ड्यूटी बेस्ड अप्रोच। आगे चलें, काफी लेट हो गया, हम जल्दी से क्लोज करते हैं। 7th अप्रोच इज, अब मैं आपको लिखा देता हूं, व्यवसाय आधारित दृष्टिकोण ना, प्रोफेशन बेस्ड अप्रोच क्या होती है, जैसे आपका मेडिकल प्रोफेशन है, आपका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप किस तरह से ट्रीट करते हो चीजों को, ठीक है। वकील है, उसको काम करना पड़ेगा, मेडिकल डॉक्टर को अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये सारे हैं प्रोफेशन, व्यवसाय आधारित दृष्टिकोण। अगली दृष्टिकोण है दैट इज मीन्स वर्सेज एंड, साधन वर्सेज साध्य, ठीक है। अगला है आपका, लिखें आप, तालिस्मैन अप्रोच। किसी ने सुना है ये क्या है? सर गांधी जी का जंतर वाला। गांधी जी का जंतर, यस। किस किस को नहीं पता? सबको पता है? सर हेलो, अंदर क्या है ये नहीं पता सर, सुना जरूर है सर, गांधी का लिस्ट सुना जरूर है। तो जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने पहली बार सुना है ना, वो सेशन को खत्म होने के बाद में 2 मिनट गूगल करना, ठीक है। बेसिकली गांधी जी का जंतर क्या कहता है कि, या गांधी जी का तालिस्मैन क्या कहता है कि जब भी आप कोई निर्णय ले पाने में असमर्थ हो या दुविधा में हो, तो आप किसी अपने से गरीब इंसान का फेस अपने सामने लेके आइए और तब ये सोचिए कि मेरे इस कार्य से उसको क्या फायदा होगा, क्या उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या मेरे इस काम से उसको कितना बेनिफिट होगा। यदि आपको लगता है यस, जो मेरे सामने
डिस्कनेक्ट हो गए सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर की। हाँ सर। सर बोल तो रहे हो उधर से स्पेसिफिक प्रोसेसिंग दिखता है। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम कहाँ थे? हेलो, गांधीज टेलिस्मैन। है ना? अप्रोच पर। गांधी जी गांधीज का टेलिस्मैन। ठीक है। तो देखो अब ये टोटल हमने 11 अप्रोचेस पढ़ लिए। अब ये 11 अप्रोचेस प्लस आपका जो हमने एथिकल डिलेमास पढ़े, इनको आप मिला के आपके पास में 70 से 80 कीवर्ड्स हो गए जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, और मोर देन सफिशिएंट। आप सिर्फ यदि इन्हीं पे दिमाग लगाओगे ना तो भी आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इनको बार बार में रिवाइज करना, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज करके देखना। आप एक काम करना, अभी 21 का जो पेपर हुआ है और 18 का जो पेपर हुआ है एथिक्स का, उसको खोल के देखना और देखना कि उन क्वेश्चंस में आप इनको किस तरह से यूज कर पाओगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ वाक्यांश बता रहा हूँ संस्कृत के और हिंदी के, जो आप एथिक्स में एज एज इट इज यूज कर सकते हो। इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले उसको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखो उसको थोड़ा सा, फिर हम क्लोज करेंगे सेशन को। सभी लिख रहे हैं? रेडी? यस सर। हेलो, यस सर। ओके। तो पहला है सेवा परमो धर्म। इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेवा परमो धर्म। ठीक है देवना उसका, पर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, देखो कहाँ यूज करने हैं इनको। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई को क्वेश्चन आ गया कि किस तरह से वो यही एग्जांपल के इंटीग्रिटी को किस तरह से यूज कर सकता है। ठीक है, या कोड ऑफ एथिक्स का आ गया, ठीक है, ड्यूटी बेस्ड का आ गया, तो सेवा परमो धर्म ड्यूटी बेस्ड अप्रोच है। ये जो हमने पढ़ा ना अभी, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच कांत, उसको हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, सेवा परमो धर्म। दूसरा आप लिखिए सत्यमेव जयते। जल्दी जल्दी लिखें आप, सत्यमेव जयते। एक प्रिंसिपल होता है नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। अगला लिखिए अस्तो मां सॉरी सर, सदगमे तम। सर पिछला क्या? क्या था सर? सत्यमेव जयते। उसके बाद इंग्लिश वाला। नॉट मी बट यू। अगला है अस्तो मां सदगमे। कोई बताएगा? तमसोमा ज्योतिर्गमे। इसका मतलब होता है कि असत्य से सत्य की तरफ और अंधेरे से उजाले की तरफ। ठीक है, तो इसको भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज
अशोका का एक प्रिंसिपल था धम्मा का, सुना है आपने? धम्म, क्या था वो? कोड ऑफ एथिक्स था जो बुद्धिस्ट रिलीजन से थोड़ा रिलेटेड हाँ था। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली अशोक का धम्म क्या था? एक ऐसा प्रिंसिपल जहां पे सब कुछ सत्य के ऊपर आधारित हो, है ना, सब कुछ सही हो, गलत ना हो, नैतिक रूप से ठीक हो, है ना, जो बुद्धिस्ट संघ के प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिकली वो अशोका का धम्म प्रिंसिपल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। एक अकबर का प्रिंसिपल था सुलह कुल, सुना है आपने? सुलह कुल की नीति। है ना, क्या था ये? सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। अच्छा, बिना लड़ाई किए उनसे मित्रता के साथ अब देखो, रिलेशन ये रखना। सब चीजें आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी हैं, पर क्या हम इनको एथिक्स में यूज करते हैं? नहीं करते। अब इसको कैसे एथिक्स में यूज कर सकते हो? आप लिख सकते हो कि एक पब्लिक सर्वेंट को जब भी अपना कोई डिसीजन लेना हो या जब भी कोई अपना कार्य करना हो, तो इंडियन फिलोसफिकल जो है हमारे, जैसे अशोका का धम्मा का जो है, तो किसी क्वेश्चन में आपने 2 लाइन अशोका के धम्मा के बारे में लिख दी, किसी क्वेश्चन में आपने अकबर का सुलह कुल मेंशन कर दिया, ठीक है? तो यहां से आपने इनके ऊपर, इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है, लिख आप वही रहे हो, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे सत्य का क्या योगदान है ना? जैसे हमारे अभी दास में क्वेश्चन था कि गांधी जी की नैतिकता में सत्य और अहिंसा का क्या योगदान है? अरे बहुत सबको क्लियर है कि सत्य और अहिंसा तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पर हमको ये नहीं पता कि हम लिखेंगे क्या। तो हम क्या करते हैं, घुमा फिरा के वही बातों को लिखते रहते हैं उल्टा सीधा कर करके। तो आप उसको यहां से लिखो, है ना। अगला लिखो 5वें नंबर पे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो वो जो गांधी का क्वेश्चन था, ट्रुथ का क्या योगदान है, उसमें हम लिख सकते थे कि गांधी जी का जो प्रिंसिपल था सत्य का, वो खुद गांधी जी ने यहां से लिया था, उपनिषद में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है हमारे, ठीक है, कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और इसी चीज पे उन्होंने अपना सत्य को अपना मार्ग बनाया कि सत्य की विजय होती है हमेशा, तो सत्यमेव जयते। तो इस शब्द को यूज करो आप, सत्यमेव जयते। सर्वोदया, अंत्योदया, इनको इंग्लिश में भी यूज करते हैं ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये तो आप कर सकते हो, जहां पे आप सभी लोगों को, जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले में है ना, सभी लोगों को सुख मिले, सभी लोगों को संतुष्टि मिले, और ये आप उसमें कर सकते हो सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हो। तो यदि कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना एथिक्स में, तो इसको यूज करें आप। अगला लिखो वसुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। मेरी आवाज आ रही है ना? बीच बीच में मुझे टोकते रहना, कहीं मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं। ठीक है, अगला है धर्मो। जो चीज आपको नहीं समझ में आए उसको गूगल कर लेना, पर लिख जरूर लो अभी। धर्मो रक्षिति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म का मतलब सत्य। क्या हिंदू फिलोसफी में या इंडियन फिलोसफी में धर्म का क्या मतलब होता है? कर्तव्य से है सर। हाँ, मतलब जो धर्म है, जो ठीक है, कर्तव्य है, कर्तव्य परायणता है, जो पूरक है, पूर्ण है ना, वो धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट को कैवल्य की प्राप्ति करनी हो, है ना, निर्वाण की प्राप्ति करनी हो, ये थे ना बुद्धिज्म और जैनिज्म में, फिलोसफी में, कैवल्य निर्वाण। तो कैवल्य निर्वाण का मतलब ये नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, कैवल्य और निर्वाण का मतलब ये भी होता है कि आत्मसंतुष्टि, उसको अपने इनर कंसाइंस, उसको अपने आत्मबोध की प्राप्ति करनी हो, है ना।
तो आत्मबोध कैसे प्राप्त करेगा? जब वो करप्शन से दूर है ना, जब वो कोड ऑफ एथिक्स पे काम कर रहा है, आचार संहिता पे काम कर रहा है, इस तरह की चीजों पे काम कर रहा है ना, बिना डरे काम कर रहा है, तो वो कैवल्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो उस तरह से आप रेफरेंस ले सकते हो इसका। हम सोशियोलॉजी में जो पढ़ते हैं ना, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है? एनीवन? हेलो सर जो करने योग्य है, उद्यम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। महावीर, भगवान महावीर जी के त्रिरत्न कौन कौन से थे, कोई बताएगा? त्रिरत्न। हेलो, राइट नॉलेज, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक राइट कीर्ति। कंडक्ट। क्या बात है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक मित्र। सम्यक कृत्य। ठीक है, तो आप देखो इसको यूज करो अपने एथिक्स के किसी भी क्वेश्चन में। पब्लिक सर्वेंट हो, लीडरशिप हो, किस तरह से कोई काम किया जाएगा, कोई भी एथिक्स से रिलेटेड कोई पुराना आ जाए, विवेकानंद, महावीर जी, महात्मा गांधी पे या किसी पे भी, तो आप इसका यूज करो कि ये जो एंशिएंट फिलोसफी से लिए गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कृत्य, तो इसमें सम्यक कृत्य की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इस तरह से आप लिंक करो उनको अपने आंसर्स को। निष्काम कर्म, इस शब्द को यूज करो, है ना। स्थिति प्रगण्य पर्सन, ये क्या होता है? ये सबको पता होगा, क्या है ये? सभी परिस्थितियों में समान रहना। हाँ, इमोशनली इंटेलिजेंट, ये हिंदी वर्जन है इमोशनली इंटेलिजेंट का। ठीक है, अब देखो यस एग्जाम्पल्स में आप इनका भी यूज कर सकते हो। सही और गलत, कौन कौन सही थे कौन कौन गलत थे हिंदू फिलोसफी में, उनको भी आप लिख सकते हो कि वी शुड, ये आप यूज करो, कौरव पांडव, है ना। कौरवाज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गलत को, रॉन्ग को। पांडव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सही को। आप यूज करो दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये है फॉल्स, ये है ट्रुथ, सत्य का प्रतीक है, ये गलत का प्रतीक है, रॉन्ग का प्रतीक है। रावण, राम, इसका यूज करो आप। ठीक है, आप यूज करो गांधी और हिटलर। गांधी जी थे जो मीन्स पे फोकस करते थे, हिटलर था जो किस पे फोकस करता था? एंड पे फोकस करता था। अब मुझे पता नहीं आप कितना करोगे नहीं करोगे। अच्छा, आपको ये भी दिक्कत आती है क्या सर कि हम क्वेश्चन तो पता है, अब एग्जांपल्स कहाँ से लेके आए उसमें, ऐसा है हाँ क्या? सर। जी सर। यस इशू है सर। क्या आप लोगों के साथ? ठीक है, तो मैं हाँ इसके सर। लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये तरीका लिखो आप लोग। देखो जो भी एग्जांपल्स है ना, सबसे पहले देखो, पहली बात तो इतना आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप आरएएस में बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हो। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है ना। आप ये मत क्या करो एग्जाम्पल्स के लिए कोई भाई कहाँ मिलेंगे मुझे एग्जाम्पल्स, किस नोट्स में से देखूं, गूगल से देखूं नहीं देखूं, जरूरत ही नहीं है। आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ा आपने। बस आपको दिमाग लगा के लिखने की जरूरत है। अब वो कब लिखोगे? जब खुद से सोचोगे और बैठ के लिखोगे कि यार इससे रिलेटेड क्या क्या था। तो मैं आपको उस दिशा में ले जाता हूं जहां जहां से आप उठा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कहां कहां से उठा सकते हैं आप? देखो, सबसे पहले आप कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें धार्मिक एंगल लिया करो। धार्मिक एंगल में क्या क्या हो जाएंगे आपके? सबसे पहले आपके बुद्धा, जैन, है ना, महावीर, फिर आपका हिंदुइज्म, भगवतिज्म,
ठीक है, राम, कृष्ण, कौरव, पांडव, ठीक है। और आपका इसमें ये भक्ति सूफी है ना, राम, रहीम, ये जो पढ़ते हैं ना हम कबीरदास के दोहे, उठा सकते हो क्या आप कोई कबीरदास के दोहे में से ऐसी कोई चीज, हेलो, जो एथिक्स में यूज कर सको? एनीवन, कोई किसी को कोई भी दोहा याद आ रहा हो, या कोई भी चौपाई, कोई ऐसी पंक्ति याद आ रही हो? सर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बिल्कुल बिल्कुल, और तो ये बिल्कुल हाँ, बस इतना से ही आपने लिख लिया है ना कि कबीर किसका, ये रहीम का कि कबीर जी का? रहीमदास जी। हाँ, तो आप बस इतनी सी लाइन लिखनी है आपको उस क्वेश्चन में कि कंपैशन, करुणा जो है वो सिविल सर्वेंट का एक बहुत बड़ा गुण है ना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा एक एग्जांपल है, रहीम जी ने भी कोट किया है कि ऐसी बाणी बोलिए, बस इतना सा लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बाणी बोलिए, ठीक है। मेनली फोकस हम कर रहे हैं इसमें हमारे गुणों पे, सद्गुण, वर्च्यू बेस्ड अप्रोच, ठीक है, कि हम कैसे वर्च्यू, कैसे इंसान बनना चाह रहे हैं। तो दिस इज द धार्मिक एंगल। कर पाओगे आप? हेलो, देखो आप सब लोग कॉन्फिडेंस रखो, आप सबके पास में किसी भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जरूर मिल जाएगा आपको, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको एक एग्जांपल जरूर मिल जाएगा यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो, ठीक है। दूसरा आप डायमेंशन ले सकते हो, फिलॉसफी की डायमेंशन। फिलॉसफी की डायमेंशन में हमने जो अभी 11 अप्रोचेज पढ़ी ना, आप इन्हीं पे काम करो बस, कि इन 11 अप्रोचेज में से मेरे को कुछ लिखना है। तो आप राइट बेस्ड अप्रोच लिख दो, किसी में जस्टिस लिख दो, किसी में वर्च्यू लिख दो, किसी में कांत लिख दो, किसी में गांधी का तलिस्मैन लिख दो, ठीक है। तो ये आप काम कर लो, कर लोगे? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तीसरी डायमेंशन आप ढूंढो अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। सोसाइटी में क्या डायमेंशन हो सकती है? कोई भी एग्जांपल अब रियल लाइफ के, जैसे मेरा ये पेन डिस्चार्ज हो गया, मैं ऐसे लिखा देता हूँ, सोसाइटी में आपका फैमिली हो गया, ठीक है, आपका फैमिली, और आपका जैसे स्कूल हो गए, एनजीओज हो गए, ठीक है, एनीथिंग, मॉम, डैड, नेशन, कुछ भी, ठीक है। ऐसे सोसाइटी से एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करो। कोई एनजीओ का एग्जांपल दे दिया, नेशन से रिलेटेड एग्जांपल दे दिया, किसी समाज से रिलेटेड दे दिया, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, समाज में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इनका एग्जांपल दिया करो। गणेश उत्सव मनाया जा रहा है ना, दुर्गा पूजा में पूरा की पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होता है, दिवाली में लोग एक दूसरों के घरों पर विजिट करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहां पे आपकी पॉजिटिविटी आती है, ये एथिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इनको आप यूज करो। चौथा एग्जाम्पल आपका, चौथी डायमेंशन है, दैट इज पर्सनल डायमेंशन। पर्सनल डायमेंशन का मतलब आप इंडिविजुअल बंदे से रिलेटेड कोई डायमेंशन ढूंढो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी की वर्च्यू है सद्गुण आधारित, कि भाई एम्पैथी होती है, या करुणा बेस्ड अप्रोच होती, या इस तरह की चीजें होती है, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ डायमेंशन है आपकी इंडियन लीडर्स और वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। इंडियन लीडर्स और वर्ल्ड लीडर्स में बेसिकली जो इंडिया का रेनेसा था ना, रेनेसा मूवमेंट, तो इसमें राजा राम मोहन राय और अरविंदो घोष और विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, फिर महात्मा गांधी, फिर थोड़े से वर्ल्ड के एग्जाम्पल आप इसमें डाल दो, नेल्सन मंडेला हो गया, ठीक है, आंग सान सू की हो गई, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप वहां से लो, इनके लिस्ट डाउन करो, और यहां से आप फिफ्थ डायमेंशन ले सकते हो, ठीक है। पहली डायमेंशन धार्मिक, दूसरी फिलोसफिकल, तीसरी सोसाइटी, चौथी पर्सनल, फिफ्थ इंडियन और वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। और सिक्स्थ और लास्ट डायमेंशन जो है वो है रिसेंट के आप 7-8 गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स के नाम याद रखो, ठीक है। जैसे कुछ राजस्थान के ले लो, जैसे समित शर्मा हो गया, है ना, नरेंद्र कुमार हो गया, अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, ठीक है। इस तरह के कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के नाम आप याद रखो, चलेगा ये? ठीक है। तो इस तरह से ये 6-7 डायमेंशन से आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे
तो ये अपना आज का सेशन रहा। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जिसने ये सेशन में हमने जो आज देखा ना, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना। अब रिवाइज करने के बाद में आप क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को या इनको, और क्वेश्चन को देखोगे ना, उसके बाद में आपको अब दिक्कत दूसरी हो जाएगी। अब दिक्कत ये होगी कि सर मैं अब वर्ड लिमिट कैसे क्लोज करूं, इतना सब कुछ हो गया मेरे पास में, इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज हर जगह अप्लाई हो जाती है एथिक्स में, ठीक है। अब आपके पास सिचुएशन दूसरी होगी कि सर मेरे को कहाँ क्या अप्लाई करना है, उसकी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब वो क्या करना, आप किसी क्वेश्चन में कुछ यूज करना, किसी में कुछ यूज करना, इस तरह से आप बढ़ना और प्रैक्टिस करना, तो इस चीज को आप धीरे धीरे ओवरकम कर लोगे, ठीक है। जी सर। तो अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, जल्दी 1-2 मिनट में हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं सेशन। सर जैसे एथिकल कंसर्न और डायलेमा में सर क्या फर्क है बेसिकली? सर एग्जांपल तो सेम ही होते हैं सर, जो गूगल पे देखा हाँ और हाँ, दोनों चीजों को पढ़ रहे हैं। नहीं एथिकल, हाँ सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल डिलेमा बेसिकली उसको बोलेंगे जहां पे दो सही के बीच में चुनना हो, ठीक है। और सर एथिकल कंसर्न बोलेंगे जहां पे एक ही सही हो, ठीक है, कि इसको करूं कि नहीं करूं। दूसरा आपको पता है कि ऑब्वियसली गलत है, लेकिन प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर वर्सेस आपको ठीक काम करना है, तो उसको डिलेमा नहीं बोल सकते। आपको पता है कि ये तो गलत है। डिलेमा किसको बोलते हैं? जब दोनों तरफ सही है। और कंसर्न किसको बोलते हैं? कि बस एथिकल कंसर्न ये है करप्शन, ठीक है। एथिकल कंसर्न है करेज, एथिकल कंसर्न है जस्टिस, एथिकल कंसर्न है मेरा कंपैशन, ठीक है। तो ये कंसर्न है कि इसके बेसिस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर एग्जांपल ठीक है। तो कर मोर, सकते हैं इनकॉर्पोरेट सर। हाँ बिल्कुल, एक जैसे एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। मोर और लेस हम इंटरचेंजेबली इन दोनों को यूज करते हैं। एथिकल कंसर्न को एथिकल डिलेमा में कर लेते हैं, डिलेमा को कंसर्न में कर लेते हैं। बाकी मैंने हाँ आपको जी सर। डिफरेंस भी बताया कि क्या है बेसिकली डिफरेंस। और कोई हाँ। क्वेश्चन? सर ये सर एक सेशन और की था सर रिकॉर्डिंग मेरा और क्वेश्चन सर। पीडीएफ भी सर, ये पीडीएफ भी। किस चीज की पीडीएफ? ये सर जो भी आपने इसको शेयर कर देना सर, या सेशन की रिकॉर्डिंग ये जो दोबारा लिखा से है देख मैंने, लेंगे। हाँ सर। रिकॉर्डिंग तो शेयर कर देंगे, पर जो लिखा है ना वो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा अभी, है ना। आपके तो कोई काम ठीक है की सर। नहीं है ना। जो वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। और ठीक है सर, ठीक। सर एक पूछना था मेरे को सर, ये सेक्शनल टेस्ट का सर क्या चीजें होंगी सर? थोड़ा क्लेरिफाई कर दो तो सर। यही जो हमने अभी फर्स्ट दास में टाइम। कवर किया है ना, इस वीक में जो कवर हाँ किया है, इस वीक को हाँ जी हम सर। सैटरडे को रिवीजन डे रख के थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। एक बार और आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। तो सर इसमें सब सर कुछ कितने क्वेश्चन आएंगे सर? थोड़ा उस तरीके से पूछ रहा था सर। वो अभी डिसाइड नहीं किया, बट इतना भी नहीं रखेंगे कि आप नहीं लिख पाओ या बोर हो जाओ, और बहुत कम भी नहीं लिखेंगे, है ना। कोशिश करेंगे 70-80 नंबर का पेपर तो हो एटलीस्ट, ठीक है ओके विश्वजीत। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। बहुत बड़ा देंगे ना तो आप पता नहीं करोगे या नहीं करोगे, छोड़ दोगे फिर। जी सर। और बताओ, एक देखो आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि दास नहीं कर पाते हम डेली, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो देखो आप ठीक है, वर्किंग हो नहीं हो, XYZ कुछ भी है, अब ये डिसीजन तो आपने लिया ना कि आरएएस का एग्जाम देना है ना। अब ये बाकी के सब फिर एक्सक्यूजेज है कि नहीं हो पा रहा है। अच्छा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या? तो मत करो, मतलब नहीं करोगे तो फिर क्या, मतलब सॉल्व होगा उससे कोई प्रॉब्लम? कि ठीक है सर मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा एथिक्स, या अभी नहीं पढ़ पा रहा पॉलिटी, क्योंकि मेरे को अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ये तो आप कर लोगे, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग। अपना माइंड डाइवर्ट मत होने दो, स्पेसिफिक रखो कि हाँ यार ये भी जरूरी है, मेरे को इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़नी है, ये सारी चीजें भी करनी है, बट मेरा ये शेड्यूल रहेगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ठीक है। जैसे नवंबर दिसंबर मिला के 60 डेज होते हैं। आप यदि 60 डेज में भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पाओगे ना, तो आप 4 महीने में भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, रियली स्पीकिंग। ऐसा क्या है जो आप 4-5 महीने में करने जा रहे हो? इकोनॉमिक सर्वे इतना टफ है कि आपको 5 महीने लगेंगे? क्या मैथ्स रीजनिंग इतनी टफ है? क्या है ऐसा जिसमें 5 महीने लगने वाले हैं आपको? बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 5 महीने दोगे आप प्रीलिम्स की तैयारी में? तो ये आपका टाइम नहीं मिलने का डाउट नहीं है कि नहीं लिख पा रहे,
ये जब लिखने के लिए फोर्स किया जाता है ना तो होता है, सभी के साथ होता है। अब मैं बताऊं, सपोज प्रीलिम्स हो चुका होता और मेंस हो रहा होता, आप में से जो मेंस दे रखे होंगे वो समझ पाएंगे। यदि अभी मेंस होता ना तो आधे लोग फिर भी नहीं लिख रहे होते। क्यों? उनको ये होता कि सर पहले मैं कोर्स तो कर लूं अपना, है ना, फिर जैसे ही कोर्स होता उसके बाद ये लिखता। मतलब 60-70% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सीधे एग्जाम में लिखते हैं, वो हमेशा उसको टालते रहते हैं, अब नहीं बाद में लिखूंगा, बाद में नहीं, उसके बाद में लिखूंगा, और बाद में लिखूंगा, और बाद में लिखूंगा, फिर वो बाद कभी आता ही नहीं है, वो सीधे एग्जाम में आता है। आप में से है कोई जिसने अभी मेंस लिखा हो? यस सर। यस सर। है ना, ऐसा होता है। एम आई मतलब ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ जी चीजों को सर। डिले कर देते हैं, लिखने के उसमें डिले करते जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। सर एक तो लिखो, डेली लिखो, क्यों नहीं लिखने का कोई प्लीज लॉजिक मेरे नहीं है, को कोई मतलब नहीं है उसका, फिर क्या फायदा उसका। चलो तो सेशन, और कोई किसी को एथिक्स से रिलेटेड कोई डाउट? वैसे करना हमको कुछ और भी था, गांधी की फिलॉसफी भी पढ़नी थी, और भी 3-4 चीजें थी, बट उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है? सर मेरे को तो next पॉलिटी से रिलेटेड डाउट। किससे? पॉलिटी से रिलेटेड सर। प्रतिभा, हम उसको नेक्स्ट हाँ सेशन में लेते ठीक हैं है ना, सर, ऑलरेडी ठीक 11 है बज सर, गए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई छोटा मोटा कोई और इश्यू? ठीक है, ठीक है, चलो, ओके ओके। अच्छा, आप लोगों ने जिसने भी नोट्स बनाए हो ना वो ग्रुप पे शेयर करना, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट।